हमने क्या ये रिवाज बनाया, हमने कहा पिता की संपत्ति में से बहन को कोई हिस्सा नहीं दिया जाएगा, तो उसके बदले में हम दहेज देंगे। अब इतना होगा नहीं, पिता की संपत्ति ज्यादा है, दहेज में इतना होगा नहीं, तो हमने कहा टाइम टू टाइम थोड़ा थोड़ा किस्तों में और देते रहेंगे। तो दहेज डाउन पेमेंट है, बाकी तुम किस्तों में लेके जाते हो। तो हमारी शादी में दिया जाएगा वो दहेज, फिर तुम्हारे बच्चे होंगे तब लेके आएंगे, तुम्हारे बच्चों की शादियां होगी तब लेके आएंगे, फिर तुम्हारी सासू मरे तो लेके आएंगे, ससुरा मरे तो लेके आएंगे, मरे खरे शादी ब्याह कुछ भी होगा सब में लेके आएंगे, और जब भी तुम आओगी तब कुछ ना कुछ लेके जाओगी। तो धीरे धीरे बाकी क्या दे देंगे, किस्तों में। लेकिन फिर भी कितना भी दे दें तो भी उतना नहीं देते, जीती जमीन है ना। हाँ, क्या नहीं, तो ये कुरूति नहीं है किसी प्रकार की। तो मैंने कब कहा दहेज कुरूति है? ये वोल्टर कह रहा, मैं थोड़ी कह रहा हूं। वोल्टर को लगता होगा, मैं तो फेवर में हूं। मैं तो कहता हूं दिया जाना चाहिए खूब सारा, बहनों को जितना दिया जा सकता है उतना दिया जाना चाहिए। मैंने कब ना किया? तू ही कह रहा था मैं नहीं लूंगा है। हाँ, आजादी के बाद से लोग लगे हुए दहेज बंद होना चाहिए, दहेज बंद होना चाहिए, दहेज बंद होना चाहिए, और बंद अभी तक हुआ। हाँ, ये लड़की वाले लड़के वाले, लड़के वाले। हाँ, अब ये करिए कि भाई लड़की के पिता अपनी मर्जी से दे वो ठीक, पर लड़के वाले फोर्सफुली लेते हैं, टॉर्चर करके लेते हैं, वो गलत। अब मैं बताता हूं। आरएस का रिजल्ट आया अभी। आरएस का रिजल्ट आने के बाद में मेरे पास भरमार है खूब सारे फोन्स की, कि कोई अच्छा लड़का सेलेक्ट हुआ हो तो हमारी लड़की के लिए कोई अच्छा लड़का बताओ सर आप। आरएस बना हो, हमारी ये जाति है, ये गांव है हमारा, इन इनमें जातियों में भी तो था, इस गोत्र में होगा, इस गोत्र में नहीं होगा, तो ये दो तीन गोत्र टाल के यदि कोई अच्छा लड़का हो आपकी नजर में, आप जानते हो सर, आपके आसपास रहे हैं वो लोग, तो अच्छा लड़का हमें बताया जाए। अरे मैं उनको, और वो अगला सामने से मेरे को चला कहता सर पैसे टक्के की चिंता मत करना, अगला जीता कहे अपने तो हाँ बदल लेना, आप तो पैसे टक्के की चिंता मत, बंद कर रहे हैं फोन। क्या तुम्हें इस पे वीडियो चाहिए? यूट्यूब पे लिखना डोगरी बाई राजवीर सर, है ना, या राजवीर सर ऑन डोगरी, कुछ ना कुछ लिखना मिल जाएगा। ऐसी कोई चीज नहीं है दुनिया में जो है मैंने उस पर नहीं बोल रखा है। तो तू नया वीडियो बना के कुछ भी ऐसा नहीं कर लेगा, आपने सब पढ़ा आपने। तो आप उनके बोले भाई और पैसे टक्के की कोई चिंता मत करना सर, जितने आप कहोगे उतना कर देंगे, 50 लाख तक कर देंगे, 1 करोड़ तक कर देंगे, ऐसा लोगों का बड़ा बड़ा खूब सारा होता है। मेरा कई बार, मैं नहीं कहता उनको, पर फिर भी एक दो को मैंने कभी कहा ऐसा। अब तो जब फोन आता है तो मैं कहता हूँ हाँ जी देखते हैं, ठीक है बताते हैं, कोई अच्छा बच्चा होगा तो मैं बता दूंगा आपको। पहले मैंने एक दो बार किसी को पहले कहा कि यार इतने रुपए क्यों खर्च करो, है ना, और मैं आपको एक दूसरा अच्छा लड़का बता देता हूँ जो आरएस तो नहीं बना पर बन जाएगा, मेरी गारंटी है। उसने इस बार मेंस दिया है या इंटरव्यू कॉल हुआ उसका, या इस बार वो तैयारी कर रहा है, मैं देखता हूँ बच्चा अच्छा सिंसियर बच्चा है, सीधा आता है सीधा जाता है, कोई नशा पता नहीं करता, अच्छा लड़का है, स्वस्थ है एकदम, सिलेक्ट होगा, पक्का पक्का सिलेक्ट होगा, आप उसके साथ बच्ची कर दीजिए। तो कहते ना ना सर ऐसे थोड़ी, डिमांड एंड सप्लाई है गुड़िया, है ना। मार्केट में एक नौकरी लगा, 10 खरीदार पहुंचे उसके, उसने अपनी बोली लगवाई है, वो खरीदा जा रहा है सीधा सीधा। क्यों? वो भी यही कह रहा है, वो कह रहा है जब तक नौकरी नहीं लगा था इनमें से कोई हमारे घर भी नहीं आता था, पूछ भी नहीं रहे थे हमें। मैं आज भी किसी का दूंग लो साहब, मैं एक संबंध है लड़का है दूसरा, पक्का पक्का लग जाएगा कर दो, हम रिस्क नहीं ले रहे वहां पर, हमें भी वही चाहिए जिसका सिलेक्शन हुआ है। भारत में सरकारी नौकरियों के क्रेज ने इस चीज को बढ़ा दिया है, हमें लगता है सरकारी नौकरी ही सब कुछ है, उसके अलावा दूसरा कुछ भी नहीं। वो जब तक मैं कह दूं, ये छोड़ो, मैं एक दूसरा बता दूं कि ये आरएस बनेगा और इसकी तनख्वाह आरएस की 40,000 रुपए महीना। मैं एक दूसरे लड़के को जानता हूं जो एक प्राइवेट जॉब करता है या एक बिजनेस करता है और वो महीने के कमाता है 1.25 लाख रुपए, आप वहां कर दो, नहीं करेंगे, हमें कहेगा 40,000, हमें ये चाहिए। मैं कहता हूं यार 40,000 रुपए में टापरों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया नहीं जा सकता। वो सामने वाला भी ये कह रहा था कि कौन कहता है तो ये तनख्वाह से पढ़ाएगा। अब आप देखो, आप सोशल मेंटेलिटी देखो,
हम उस लड़के के साथ या उस परिवार में शादी करना चाहते हैं जिसके लिए हम पहले से मान के बैठेंगे खूब भ्रष्टाचार करेगा, तभी होगा। मैं साफ साफ, यदि कोई सरकारी अधिकारी केवल अपनी तनख्वाह उठाए, केवल तनख्वाह, तो टाबर पूरी जिंदगी सरकारी स्कूल में पढ़े, और घर तब बनेगा जब रिटायर होगा। या तो बैंक से लोन लेगा, तो बैंक से लोन लेगा तब तो घर में राशन आना दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि किस्त पूरी उसके अंदर कटेगी, ढंगा घर बना लिया तो। या जिस दिन रिटायर होगा उस दिन खूब सारे रुपए मिलेंगे, एक साथ जो रुपए मिलेंगे उससे घर बना लेना। पर सारे सरकारी अधिकारी पहले ही घर बना लेते हैं, उनकी किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती ही नहीं। उनके बच्चे अच्छी स्कूलों के अंदर भी पढ़ रहे होते हैं, इसका मतलब मामला तो कुछ और चल रहा है, सबको पता है, फिर भी सब चुप है। तो अब जब वो एक लड़का है, उस लड़के से 10 लोग पहुंचे हैं शादी करने के लिए। फिर दूसरा, अपने क्या विवाह का सिस्टम ये था कि अपने नॉर्मली घरों में कहते भी है कि अपनी लड़की की शादी हमेशा अपने से ऊपर परिवार में करनी, लड़के की शादी के लिए बी नहीं डाउन से लाई जा सकती। मतलब वही हो गया, डाउन वाले दे रहे हैं तो अपने को दे रहे हैं, तो अपने फिर उनसे ऊपर हो गए। अब वो अर्थव्यवस्था में, सामाजिक मामले में कैसे भी मान लीजिए आप। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो मेरी बहन बेरोजगार है, तो मैं चाहूंगा कि मुझे कोई नौकरी वाला लड़का तो मिले कम से कम। हमारे पास ज्यादा रुपए भी नहीं है, मान लो कम रुपए, तो मैं चाहूंगा भाई थर्ड के टीचर मिल जाए, भले मैं आरएस नहीं देख रहा, तो टीचर लगा मिल जाए, कांस्टेबल लगा लड़का मिल जाए, फौजी लग जाए, पर सरकारी नौकरी वाला मिल जाए। मैं उसको 11 लाख रुपए टीका दे दूंगा, एक गाड़ी दे दूंगा, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा। ऐसा कुछ है। मान लो मेरी बहन सरकारी नौकरी खुद लग गई, वो थर्ड ग्रेड टीचर है, जैसा कि तुमने कहा कि सर हम तो खुद कमा सकती है, तो मैं या वो मेरी बहन या मेरे आसपास के जो भी परिवार के लोग हैं, वो ये चाहेंगे कि अब लड़का सेकंड ग्रेड हो, हम फिर अपग्रेड हुए थोड़े। यदि मेरी बहन सेकंड ग्रेड लगी तो हम चाहेंगे कि वो फर्स्ट ग्रेड हो। यदि वो फर्स्ट ग्रेड है तो हम चाहेंगे वो आरएस लगा हुआ हो, कॉलेज लेक्चरर हो। यदि वो आरएस लगा हुआ हो, अपनी लड़की आरएस लगी तो अपने चाहेंगे कि वो आईएएस हो। और यदि अपनी लड़की आईएएस लगी तो वो कहेगी स्वयं ब्रह्मा जी खुद क्यों नहीं आ रहे। भाई भगवान को स्वयंवर के लिए आना चाहिए मेरे से, खुद स्वयं भगवान आके वर्ण क्यों नहीं करते। अब जब हम ऊपर वाले स्टेज में जाने का प्रयास करेंगे, उसके फिर रूप है। जिस दिन लड़कियां बेरोजगारों से शादी कर लेगी, दहेज तो तुम कहां से दोगे, तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं। तुम ये कह दोगे कि भाई ठीक है तू नौकरी करना, झाड़ू पोछे हम लगा लेंगे। पर अच्छा, अभी तक सोशल कंडीशनिंग वैसी भी नहीं हुई है कि लड़का झाड़ू पोछे लगा दे। अपने ऐसा काम करने पर भी अपने किसी को भी ये कहा जा सकता है, अरे पुरुष होकर इस प्रकार का काम करता है। यदि कोई लड़का ये कह दे कि ठीक है मेरी पत्नी कमा के लाए, वो नौकरी करे और मैं रोटी सब्जी बना के तैयार रखूंगा, न तो उस लड़की की ये बात हजम होगी कि मेरा पति ऐसा काम करे, वो लड़की भी हजम नहीं कर पाएगी इस बात को। लड़का क्या पता खुद कर गया होगी, ठीक है यार घर पे बैठे थे, तो उसके आसपास की सोसाइटी वो हजम नहीं होने देगी इस बात को, अरे कैसे कैसे कर सकता है। चीजें सोशल कंडीशनिंग से चलती है। जैसे आपकी सोशल कंडीशनिंग होती है, आप उसी के अनुरूप बिहेव करते हैं। किसी भी, मैं अभी एक क्लास में एक दिन एग्जाम्पल दे रहा था कि एक पिता के एक लड़का और एक लड़की, मतलब मैं और मेरी एक बहन है मान लो, और मेरे पिता के पास इतने रुपए हैं कि हम दोनों में से एक को जयपुर भेज के कोचिंग करवा सकते हैं। हम दोनों में से बहन ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो भी बहन खुद ही सैक्रिफाई कर जाएगी कि मैं तो ऑनलाइन पढ़ लूंगी, भैया को जयपुर भेज दो। लड़कियों की कंडीशनिंग ऐसी है, वो इसी प्रकार से सोचती है, वो थोड़ी ज्यादा सोचने वाली होती है परिवार के बारे में। और मैं ज्यादातर लड़कियों को जानता हूं जो यहां पर आके मुझे कहेगी कि सर बस 1 साल दिया है घर वालों ने, 1.5 साल दिया है घर वालों ने, बस कोचिंग खत्म हो जाए फिर मैं घर पे जाके पढ़ लूंगी सर। क्या सर मैं 2 बैच में एक साथ पढ़ लूंगी, एक बार सुबह आ जाऊं और एक बार शाम को आ जाऊं, तो मेरा जल्दी जल्दी कोर्स हो जाए फिर सर घर जाना है। मैंने किसी लड़के को कहते हुए नहीं सुना, क्योंकि उसको पता यहीं रहना, घर वाले घर बुला क्या कर लेंगे। अच्छा, घर वाले भी उसको कहेंगे तू वहीं रह, क्योंकि घर आ गया तो सगाई पक्की नहीं होगी, वहां रह गया सिलेक्शन भी नहीं हुआ तो झूठा सजा सगाई तो ले ही पड़ेंगे तेरी हम, है ना। मैं खूब सारे आसपास के लोगों को जानता हूं जिनकी सगाइयां के लिए चक्कर में हो गए, जयपुर रहते हैं, तो यहां जितने लड़कों ने एडमिशन लिया उनमें 10-15% का उद्देश्य सगाई है ना। घर वालों ने भेजा इसलिए कि तू वहां रहना, वापस मत आना, बाकी इधर यदि कोई लड़की वाला आ गया फंसाने का काम हमारा है, हम ले बैठेंगे उसको, जैसे जैसे करना है वैसे वैसे कर लेंगे। तो चीजें सोशल कंडीशनिंग से है। एक डॉक्टर है प्रवीण झा नाम करके, बुक्स वगैरह लिखते हैं, राइटर है बहुत अच्छे, नॉर्वे रहते हैं, बिहार के हैं। तो एक बार वो अपने नोट्स सब जो दुकान है, तो ये उनकी बुक्स वगैरह खूब बेचते हैं, तो इनसे मिलने के लिए आए हुए थे। तो इनसे मिलने के लिए आए तो कोचिंग लिया, ये लोग कोचिंग लिया कि सर ये डॉक्टर साहब है, मैं उनकी किताबें पढ़ता रहता हूँ, बाकी लोग भी खूब सारे जानते हैं, तो हमने उनका स्वागत किया।
और हमने उनको कहा कि सर चूंकि आप आए हो, नॉर्वे रहते हो, आप यहाँ आए हो, तो क्यों ना आप हमारे बच्चों से भी मिलो, क्लासों में चलो और बच्चों को नॉर्वे का एक्सपीरियंस बताओ, आपकी राइटिंग एक्सपीरियंस बताओ, एक डॉक्टर कैसे किताबें लिख सकता है, कितनी सारी चीजें हैं बच्चों को जानने के लिए। चलो आपके जैसा कोई बड़ा भरा हुआ बेच लेके मैं आया, मैंने इंट्रोडक्शन कराया कि डॉक्टर साहब ये और डॉक्टर साहब कुछ बोलेंगे, और यदि आपको भी सवाल पूछने तो पूछिए। तो आप बच्चे, आप आरएस को आता तो आप पूछोगे भाई तैयारी कैसे करते हो, ये करते हो। अब बच्चे उन डॉक्टर साहब से तो क्या पूछेंगे, तो बच्चों के सवाल ऐसे, देख सर नॉर्वे में भारत में क्या फर्क लगता है आपको, है ना, आप नॉर्वे की चिकित्सा व्यवस्था और भारत की चिकित्सा व्यवस्था में क्या है, सर वहां की लाइफ स्टाइल कैसी है, यहाँ की लाइफ स्टाइल कैसी है, ये सवाल हो गए और अच्छे जेन्युइन सवाल थे। उनका एक बड़ा अच्छा जवाब था। उनका जवाब था भारत में हमने नौकरी में भी कैटेगराइजेशन कर रखा है, कौन सी नौकरी ऊंची, कौन सी नौकरी नीची, और उस व्यक्ति के साथ उसी प्रकार का बिहेव करते हैं जैसी उसकी नौकरी है। हम व्यक्ति को महत्व नहीं दे रहे होते, हम उसके स्टेटस को महत्व दे रहे होते हैं। तो उनका वहां भी है ऐसा, और वहां दूसरे प्रकार से कैसे, तो वहां उन्होंने कहा वहां उस व्यक्ति की सबसे अधिक इज्जत है जो कोई हाथ से काम करता है, जैसे प्लम्बर है, लाइट ठीक करने वाला, नल ठीक करने वाला, उसकी सबसे अधिक इज्जत है, उनकी तनख्वाह भी ज्यादा है डॉक्टर की अपेक्षा। मेरी कम है, तो उन्होंने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया। अब चूंकि ऐसे लोगों की जब समाज में इज्जत होगी तो इसका मतलब समाज में सब लोगों, ये माना जा रहा है सबके काम है। मैं डॉक्टर बन गया तो मेरे को ऑपरेशन करना आता है, ये प्लम्बर बन गया तो इसको नल ठीक करना आता है, काम सबको आता है, इसका काम अलग, इसका काम अलग। ठीक है, मेरा थोड़ा अलग प्रकार का स्पेशलाइजेशन का काम हो सकता है, इसका दूसरे प्रकार का हो सकता है, पर इसकी भी समाज में उतनी आवश्यकता है जितनी डॉक्टर की आवश्यकता है। तो उन्होंने बताया कि मैं जिस हॉस्पिटल में काम करता हूं उसके जो ओनर है, जो मालिक है, उनकी वाइफ सफाई कर्मचारी है। सफाई कर्मचारी हमारे घरों में सफाई करके जाती है। अब सफाई कर्मचारी कहते हैं अपने दिमाग में तो भाई जी आते हैं, जो भाई जी अपने आते हैं, भाई जी आके अपने सफाई करके जाते हैं, अपने उन्हें महीने के 2,000 2,500 जितने जिस हिसाब से अपना काम होता है वो रुपए देते हैं। उनका ना 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 वहां सफाई ऐसे नहीं होती। तो अब 7 दिन में एक बार आके घर साफ करके जाते हैं, मशीनें वशीनें अपने लेके आते हैं, पूरी टीम आती है उनकी और सफाई वगैरह करके जाते हैं। और एक बार सफाई करने के 10,000 रुपए वैसे लेके जाते हैं। एक घर में करके गए तो वैसे तो 4 बार आए तो 4 अलग अलग घरों में गए तो आज जितने 2,500 रुपए लिए, 2,000 जो भी रुपए लेते हैं वो एक बार के रुपए लेते हैं। और वो मेरे जो डॉक्टर है, जो मेरे उनकी वाइफ है, न तो उसको इस बात में शर्म है कि मैं सफाई करती हूँ, न उस व्यक्ति को शर्म है कि मेरी पत्नी सफाई करती है। काम है ना, सफाई करना भी तो एक काम है। क्या हम इसी प्रकार का सोचते और समझते हैं? क्या हम सफाई कर्मचारी को उतना ही महत्व देते हैं जितना दूसरे नौकरों को देते हैं, या दूसरी नौकरी करने वालों को देते हैं? तो असल स्ट्रक्चर हमने इसी प्रकार का बना लिया। वो स्ट्रक्चर ये कहता है कि जो सरकारी नौकरी करते हैं वे ऊंचे हैं, बाकी लोग उनकी तुलना में उतने सक्सेस नहीं है। तो हमने उसके पैमाने अलग सेट कर लिए, पैमाने अलग सेट कर लिए, इसलिए समाज उसी दिशा के अंदर बह जाता है। दूसरा, मैं ऐसे सैकड़ों केस जानता हूंगा जिसमें लड़की ने अपने पिताजी वालों को कहा है ये भी दो, ये भी दो, ये भी दो, ये भी दो। ये छोड़िए आप कि भाई लड़के वाले उधर से मांग लेते हैं और कर लेते हैं, लड़कियां साफ साफ घर के अंदर कहती है गहने इतने चाहिए, ये चाहिए। मैं, और अब मैं जब ये बात करता हूँ कोई नहीं नहीं सर इस प्रकार का कुछ ही नहीं होता। अरे समाज में रहते हैं ना, आसपास देखते ही हैं, बहन खुद ही तो सिलेक्ट कर रही होती है कि इस वाला ये डायमंड वाला ये दिलवा दो, कानों की ये दिलवा दी जाए, नाक के ये दिलवा दी जाए। मांग तो वो भी कर रही है, हालांकि मुझे कतई बुरा नहीं लगता, मुझे लगता है उसका संपत्ति में हिस्सा है, बाप की प्रॉपर्टी में वो इतना कितना हिस्सा लेके बैठी, यदि उसने पूरी जमीन मांग ली तो अपने ज्यादा बेचनी पड़ जाएगी, वो थोड़ी कम में सेलेक्ट रही है वो ठीक है। तो जैसी चीजें हम सोचते हैं ना वैसी है नहीं। हम जैसी चीजों को सोचते हैं कि हमने दहेज को केवल ये बना दिया कि कुछ लड़के वाले हैं या एक लड़के वाला पक्ष है वो दरिंदा और क्रूर है, और उसका एक ही काम है कि जो जो लड़के वाले उनको खा जाऊं और जहां जाए, जबकि वो बड़ी अलग अलग प्रकार से चीजें हैं, अलग अलग प्रकार की चीजें। कानून है दहेज के लिए और बाल विवाह के लिए, दोनों के लिए कानून बने हुए। दहेज के लिए तो ये कानून है, शादी से पहले, शादी के बाद या शादी के दौरान दहेज देना छोड़िए, यदि बात भी की ना दहेज लेंगे और ये प्रूफ दे दिया तो जेल जाएंगे। लेना देना छोड़िए, काहे लेना देना, मैं लड़के वाला हूं, मैंने लड़के वालों के लिए कहा वैसा कार तो देनी पड़ेगी, बिना कार के तो पार नहीं पड़ेगी। देखो बिना दहेज में तो कार लिए बिना तो हम मानेंगे नहीं, और ये यदि किसी ने प्रूव कर दिया कोर्ट में, मैं जेल जाऊंगा। भले ही मैंने कार नहीं ली हो, उसके बाद उन्होंने मना कर दिया, पर मांगी भी कैसे, मांगना भी अपराध है, उसके अंदर मैं जेल जाऊंगा। भाई साहब मांगने पे भी केवल जेल भेजा जा सकता है आपको, ये दहेज के लिए कानून है। पर हमने क्या कहा, हमने धीरे धीरे अपने सोसाइटी ने उसको कहा कि दहेज वाली परिभाषा में लिखा हुआ है कि दहेज न तो लिया जा सकता ना दिया जा सकता है,
पर गिफ्ट लिए जा सकते हैं। क्या लिए जा सकते हैं? इसलिए लड़के वाले कह रहे हैं कि हम तो क्या ले रहे हैं? गिफ्ट। लड़के वाले कह रहे हैं हम तो क्या दे रहे हैं? गिफ्ट। अच्छा ये छोड़ो, मैं चुपचाप, मैं लड़के वाला हूं, मैं चुपचाप बैठा हूं, लड़की का पिता मुझे कह रहा है या लड़की वाले मुझे कह रहे हैं कि हम आपको गाड़ी तो पक्की पक्की दे देंगे, वो जाएंगे जेल। देने की बात कैसे कर सकते हैं? दहेज लेना और दहेज देना दोनों कानूनी अपराध है, पर वो बाद में कहते हैं कि हमने गिफ्ट दिए। मैं भी कहता हूं कि हाँ 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 हाँ, हाँ थोड़े ज्यादा गिफ्ट चाहिए थे तो मैंने गिफ्ट लिए, बाकी मैंने कुछ भी ऐसा लिया नहीं। पर ऐसा नहीं है। मैं कई बार मुझे लगता है कि चीजों को कितना सामान्य कर दिया। अखबार में आता है दूल्हे ने लौटाए दहेज के 5 लाख रुपए, अखबार में आता है, और अपने बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, अरे यार लड़का काफी अच्छा रहा होगा यार, और पूरा लड़के का बयान होता है कि लड़के ने कहा कि हमें तो पढ़ी लिखी घर की लड़की चाहिए, अच्छी पढ़ी लिखी लड़की होगी तो वैसे ही घर अच्छा हो जाएगा, हमें दहेज की कोई आवश्यकता नहीं है। इस शिक्षित समाज में इस प्रकार की बातें भी करनी नहीं चाहिए। अखबार में नीचे न्यूज और होती है, सभी ग्रामीणों ने इस बात के लिए दूल्हे का धन्यवाद दिया या दूल्हे की प्रशंसा की, इस उम्र में ऐसा सोचता है। मेरा सवाल दूसरा है, दूल्हे ने लौटाए दहेज के 5 लाख रुपए, इसका मतलब लड़की वाले दे रहे थे? जेल में डालो इन सबको, दहेज दिया क्या? और अखबार साफ साफ छापता है, छाप हो रहा है दहेज के 5 लाख रुपए। अरे दहेज लेना और देना दोनों अपराध है, दिए कैसे जा सकते हैं? पर चल रहा है। बाल विवाह में तो कानून यह है कि जो बिचौलिया है वो जेल जाएगा, जिसने शादी फिक्स करवाई है। जो खाना खा के आएंगे वो सारे जेल जाएंगे। बैंड बाजे वाले, पंडित जी, गाड़ी का ड्राइवर, कंडक्टर, कोई लाइट लेके खड़े हुए थे वहां पे, वो वेटर। बाल विवाह में जिसने किसी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पार्टिसिपेट, कार्ड छापे हैं, जेल जाओगे बाल विवाह कार्ड में। पर क्या कभी सुना कि बाल विवाह में कार्ड छापने वाला जेल चला गया? हम कानून बनाते हैं, उन कानूनों को इंप्लीमेंट नहीं करते। हमारे समाज के रिवाज होते हैं, उन रिवाजों को भी हम ढंग से इंप्लीमेंट ही नहीं करते। अपनी सोशल कंडीशनिंग बड़ी अलग प्रकार की हो गई। उल्टा इन सालों में दहेज की चीजें बढ़ गई। जब जब से हमने जितनी बातें की ना, दहेज खराब है, दहेज खराब है, और बढ़ता जा रहा है। आप पुराने टाइम में यदि पूछोगे, पापा मम्मी की शादी के टाइम में पूछोगे, या थोड़ा सा उससे पीछे जाके दादा दादी वाले टाइम में आप पूछोगे, आप तो केवल इतना पूछ लेना कि दहेज में बर्तन कितने मिले थे। तो पहले बर्तन होते थे तो 11 और 21 तरह से बर्तन थे, थालियां, कोई गिलासन, कटोरियां, चम्मचन, इस प्रकार की चीजें मिलती। रसोई का सामान नॉर्मली यह माना जाता कि एक बेटी किसी घर में जा रही है तो उसके रसोई का सामान कम से कम होना चाहिए, क्योंकि वो श्रृंगार करेगी तो उसके कुछ श्रृंगार वाले आइटम कुछ होने चाहिए, क्योंकि वो कपड़े पहनेगी तो उसके कपड़े वगैरह कुछ होने चाहिए। ये इतना इतना से हुआ करता था। आजकल बर्तन वगैरह तो मुझे लगता है देने ही बंद हो गए, चीजें अलग शिफ्ट हो गई है। और बर्तन भी है तो अब उनमें अलग है, जब चांदी के हमने अलग दिए, ये क्रोकरी हमने अलग दी, कांच के अलग दिए थे, इसके अलग दिए थे, चीजें अलग ही साइड के अंदर चली गई। उन चीजों का जो मतलब होना चाहिए तो वो मतलब न तो हम समझते हैं न हम करते हैं। इसके लिए आवश्यक है समाज में लड़कियां धीरे धीरे और पढ़े, लड़कियां और नौकरी लगे। जिस दिन समाज में खूब सारी लड़कियां पढ़ेगी, खूब सारी नौकरी लगेगी, तब धीरे धीरे समाज का जो मोमेंटम वो चेंज होगा, शिफ्ट होगा। एक नहीं, 20 साल, 30 साल, 50 साल, 100 साल लग जाएंगे, पता नहीं कितने साल लगेंगे, तब जाके धीरे धीरे चीजें शिफ्ट होगी। एक दिन ऐसा आएगा जब लड़कियां अपनी मर्जी से शादी करने लग जाएगी। है तेरे पूरा उद्देश्य ये है कि तेरा ब्याह हो जाए, तेरा नाम पता और पापा का नाम बता, तेरा अगले 6 महीने में मैं करवाता हूं। लड़कियां शादी तो करेगी, अब तू कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, तेरे को कोई पसंद करेगी कि नहीं करेगी, ये अलग हो सकता है। हम्म हम्म हम्म। नहीं नहीं, शादी से लड़की को कौन से प्रपोजल किस बात के ना, वो तो लड़के के भी हो रहे होते हैं, वो तो हम देख रहे होते हैं, लड़के के लिए लड़कियां देख रहे होते हैं, लड़के लड़की के लिए लड़के देख रहे होते हैं। हाँ, तो मैंने क्या अभी तो बताया, एजुकेशन आएगी तब। नहीं है, कोचिंग से नहीं। एजुकेशन देख, दो चीज होती है, एक होती है साक्षरता, एक होती है शिक्षा। एक होती है साक्षरता, एक होती है शिक्षा। तू समझ, अभी भी तू अभी भी वीडियो बनाने में ध्यान है ना?
तू खाली हंस के चला जाएगा इस बात को, और ऐसे कितनी पीढ़ी हंस हंस के रह गई। इसलिए समाज की वास्तविक समस्या अभी तक समाधान नहीं हो पाई है। हम इन चीजों को सबको यूं उड़ा लेते हैं, तो हमें लगता है यार एक दिन अपने आप कोई ना कोई फरिश्ता आएगा और वो समाज में सब कुछ सही करके चला जाएगा। ऐसा तो कतई नहीं हो पाएगा। तो धीरे, आप कहते हो समाज में प्रभाव नहीं पड़ा, नहीं पड़ा। आज के 20 साल पहले लड़कियों का एजुकेशन, आज के एजुकेशन कौन सोच सकता था? आज के 20-25 साल पहले मैं एक शाम को एक बेच आता है, उसमें लड़कियों की संख्या लड़कों से अधिक है। लड़के कम है उस बेच में, लड़कियां अधिक है। तो मुझे लगता है ये मोमेंटम ही तो शिफ्ट हुआ है पूरा, कि लड़कियों को भी हमने तैयारी के लिए भेजना शुरू कर दिया है, वो भी आरएस जैसी तैयारियों के लिए भेजना शुरू कर दिया है। इसका मतलब घर वाले कम से कम इस बात के लिए जो प्रिपेयर हुए कि 2-3 साल तो पढ़ेगी, जाके बाहर रहेगी। धीरे 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 शिफ्ट हुआ है। आज के कई साल पहले तो ये था, लड़की को होते ही मारा करते थे, लड़कियों को नहीं पढ़ाया करते थे। आपने अपने घरों में आसपास में सब देखा होगा। बता दो मुझे, मम्मी की पीढ़ी की महिलाएं या दादी की पीढ़ी की महिलाएं कितनी नौकरी लगी हुई, अंगुलियों पे गिनने लायक किसी गांव के अंदर। अब धीरे धीरे चेंज है, आने वाली पीढ़ी में और चेंज होगा। कई साल पहले तक गांव के अंदर लड़का होना आवश्यक ही था, ये लड़का होना ही चाहिए। इसलिए पहले लड़कियां 5 हो गई, 6 हो गई, 7 हो गई, लगातार लड़कियां होती रहती थी। आज आप खूब सारे ऐसे परिवारों को जानेंगे जिनके 2 लड़कियां ही हो। हालांकि अभी भी हम करेंगे, उसने दूसरी भी इसलिए की क्योंकि पहली लड़की थी। अभी भी उसका कारण है, पहला लड़का हो जाता तो शायद एक ही होता उनके, है ना। दूसरे की संभावना भी इसलिए बनती है। पर धीरे 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 सोसाइटी में चेंज आते हैं। आज के कई साल पहले सती प्रथा थी, क्या कोई सोच सकता आज ही हो सकता है दोबारा? बंद हुआ ना, हम नहीं किया ना, इसी सोसाइटी ने किया ना। तो हम समझी सोसाइटी ने चीजें, धीरे धीरे ये भी हम समझेंगे। सरकारी नौकरियों वाला आकर्षण जैसे जैसे कम होगा ना, वैसे वैसे चीजें होगी। अभी तक है, बम्पर है, भयंकर वाला है, इसलिए कोचिंगों में भीड़ है। मैं तो कहता हूं जिस दिन सरकारी नौकरियों आकर्षण समाप्त हुआ, कोचिंग बंद हो जाएगी। क्यों आएगा कोई कोचिंग में? सब अपना अपना जो स्किल का काम है, हर व्यक्ति अपने हाथ का कोई ना कोई काम सीखे और वो काम करे। उसके लिए फिर वो कोचिंग भी अलग प्रकार क्यों, कि किसी बच्चे को करनी है तो आईटीआई का कोर्स करे, डिप्लोमा करे, उससे कहीं जाए, अपने और स्किल मैनेजमेंट का दूसरा कोर्स करे, कंप्यूटर का सीखे, कोई लैंग्वेज का सीखे, और जो वो काम कर सकता है वो काम करे। पर अभी भी हम उन चीजों को बराबर नहीं मान रहे, नहीं मान रहे। तो हमारे ये है, मेरे याद है कई साल पहले मेरे कोई जानकार में एक बच्चा था और उस बच्चे ने कहा मैं डांसर बनूंगा। बन सकता है ना, ये भी तो प्रोफेशन हो सकता है। उसके घर वालों ने मुझे फोन किया कि जैसे तैसे करके वापस भेज, यदि डांसर बन गया तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। हम अभी तक तो डांस को अच्छा ही नहीं मान रहे, तो डांसर बनना तो छोड़िए। हमें अभी भी लगता है कि जो डांस करते हैं वो लोग अच्छे नहीं होते। सोसाइटी सोचती है अभी तक उसी प्रकार से, जब आसपास के सब लोग उसी प्रकार से सोचते हैं तो उसी प्रकार से हम करते हैं। आप और नोटिस कीजिए, आपके आसपास में कोई दूसरा बंदा नौकरी लगता है, किसी नौकरी को ज्वाइन करता है, एक आरएस बनता है, हम अलग प्रकार से सोच रहे होते हैं। अभी तक वो क्रेज अलग प्रकार से, इसका क्रेज अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग। धीरे 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 हमें समझ में आएगी कि सब लोग अपना अपना काम करते हैं। तो जी अपना काम करता है, टीचर अपना काम करता है, आरएस अपना काम करता है, प्राइवेट नौकरी वाला अपना काम करता है, तीसरा कोई व्यक्ति अपना काम करता है, सब लोग बराबर है। सफाई कर्मचारी भी समाज में ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो किसी को बहुत अच्छा सा वो है कि बच्चे ने मम्मी कहा कि मम्मी बाहर कचरे वाला आया है। मम्मी ने कहा कि नहीं बेटा, वो तो सफाई वाला, कचरे वाले तो हम है। कचरा तो अपने घर में है, वो सफाई वाला आया है, कचरे वाले तो हम है बेटा, कचरा तो हमारे घर के अंदर पड़ा है। पर अभी भी हम उनको बराबर नहीं मान रहे। अभी भी उन लोगों की क्या उतनी तनख्वाह मिलती है जितनी बाकी लोगों को है? काम तो उनका ही वैसा ही है ना। तो उठ के लगो, एक के घर में जा जाके कचरा लाओ, डंप करो उसको। या उनके बेहतरी के लिए क्या किया जा सकता है, या उनके लिए और हम समाज किस प्रकार से सोच सकता है। धीरे 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 चीजें शिफ्ट होगी, धीरे धीरे चीजें बदलेगी, तब ये चीजें भी समाप्त हो जाएगी। जब तक नहीं बदले तब तक रोम में रहना है तो रोमन वासियों की तरह रहना सीखो, तब तक यही। हाँ, कहाँ पे? डूंगरपुर साइड में लड़कियां कम हो गई होगी, लिंगानुपात। पर तुम्हारे डूंगरपुर में तो लिंगानुपात ज्यादा हो रखा है कास्ट में। अब वो एक अपवाद अलग छोड़ दिए जाए भाई, वरना तो जैसे जैसे लिंगानुपात कम होता जा रहा है तो लोग बिहार की तरफ भी जा रहे हैं ना, वहां से ला रहे हैं ना, बाकायदा पैसे दे के ला रहे हैं। पर वो अपवाद, अपवाद वाली स्थितियां, अभी तक समाज की मुख्य स्थिति दहेज वाली है। वो तब तक चलेगी, जब तक चलेगी तब तक खूब लो और खूब दो है। पहले पहले गाय बेचते थे, अब कभी इस पे सोचा कर कि पहले गाय दिया करते क्योंकि पहले धन गाय था।
इसी टाइम में भाई आज भी ना गोधन बोलते हैं, कभी आपने सुना भेड़ धन, बकरी धन, पर गाय को क्या बोलते हैं? धन। क्योंकि अपने वेदों के अंदर जब आप पढ़ोगे तो उनमें यह था, यज्ञ करवाने के लिए पुरोहित जी आए, यज्ञ करवाने के बाद उनको 11 गायें भेंट की गई। इसका मतलब उस समय सैलरी क्या थी? जब नकदी नहीं आया था, नकदी नहीं आया था, तब तक क्या माना जाता था? गाय मानी जाती। फिर दहेज में भी क्या दिया करते? गाय दिया करते। दहेज क्यों? अभी तक भी गांव के अंदर अब क्या चीजों को हमने शिफ्ट कर लिया। आज भी ब्याह करवाने के लिए जो पंडित जी आते हैं उनको गाय देने का रिवाज है। अंतिम संस्कार के टाइम में जो होते हैं उनको गाय देने का रिवाज है। पर अब हमने क्या किया, या तो पंडित जी ने ये कहा कि गाय के रुपए दे दो, मैं गाय ले जाकर मैं क्या करूंगा? सारों ने गाय देनी शुरू कर दी तो मैं इस गाय का ले जाकर क्या करूंगा? या फिर हमने और ही तगड़े तरीके बना लिए। हमने गौशाला में एक पर्ची कटवाई, वहां से गाय लेके आए, पंडित जी को दी, वापस उन्होंने गौशाला में जमा कराई, उतने रुपए वापस ले लिए। तो रिवाज की रिवाज चला ली हमने, पंडित जी को भी गाय लेने की आवश्यकता। तो वो अब समय के साथ में आवश्यकताएं चेंज हुई। आज ये बात सोचने वाली भी है कि आज पंडित जी गाय ले जा करेंगे क्या? इतनी सारी गाय यदि सब ने उनको गायें देनी शुरू कर दी तो वो बेचेंगे कहीं पे जाके, तो उनका इससे अच्छा केस दे दो, ये कर लिया जाए। तो अब फिर गाड़ी घोड़े आए तो गाड़ी घोड़े, तो जो धन होगा वही धन मांगा जाएगा। किसी से हम अनाज दिया करते, अनाज लेके चलो, बार्टर सिस्टम था, मेरे पास अनाज, आप अनाज लेके जाओ, मेरे पास गाय है तो आप गाय लेके जाओ। आज जब केस आया तो हम केस देते हैं, दूसरी चीजें हैं तो दूसरी चीज देते हैं। आई बात समझ में? तो तेरा ब्याह मैं करवा दूंगा, मैं गारंटी लेता हूं। तू ब्याह का मत सोच, पढ़ाई का सोच ले अपने।